नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 किस तरीके से क्लियर किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी उसमें, और इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम दिलशाद खान है और मैं इंडियन रेलवेज में पिछले 4 सालों से स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात हूं और अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो दोस्तों, सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सीबीटी 1 की स्ट्रेटजी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और वो वीडियो आप जाके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहाँ जाकर भी उसको देख सकते हैं। क्योंकि सीबीटी 2 की जो स्ट्रेटजी है वो सीबीटी 1 की स्ट्रेटजी से जुड़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी। दोस्तों, जिस तरह मैंने सीबीटी 1 में जो सिलेबस था उसको मैंने डिकोड किया था 3 सब्जेक्ट्स में, जिसमें मैथ्स था, रीजनिंग था और जनरल अवेयरनेस था। फिर जनरल अवेयरनेस को भी मैंने डिकोड किया था जीके में, यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर में। तो वही सेम टू सेम सारी चीज़ें सीबीटी 2 में रहने वाली थी, लेकिन कुछ डिफरेंस भी थे। जैसे कि सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस आते थे, वहीं सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीटी 1 में मैथ्स के तकरीबन 30 क्वेश्चंस थे, जबकि सीबीटी 2 में मैथ्स के तकरीबन 35 क्वेश्चंस थे। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सीबीटी 1 में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, जबकि सीबीटी 2 में 35 थे। और अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें तीनों सेक्शन मिले हुए थे, जीके, जीएस और करंट अफेयर। उसी तरीके से सीबीटी 2 में तकरीबन 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के थे। तो इस तरह अगर हम बात करें कि सीबीटी 1 में 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वहीं सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि सीबीटी 2 में आपको टाइम आपका सेम रहेगा और आपको 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस उतने ही टाइम में करने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अब अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मैंने सीबीटी 2 के लिए क्या किया। लेकिन ऑलरेडी मैंने जो सीबीटी 1 में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका था, कि मैथ्स में कंप्लीट कर चुका था, रीजनिंग कंप्लीट कर चुका था और 2 साल के करंट अफेयर भी मैं कंप्लीट कर चुका था, वो भी अच्छे से। और अपना जीके और जीएस मैं सब कुछ पढ़ चुका था। अब मुझे सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट था, जो कि सीबीटी 1 में मैं पढ़ चुका था। और सीबीटी 1 एग्ज़ाम और सीबीटी 2 के बीच में तकरीबन 5 या 6 महीने का गैप रहता है, तो उतना ही गैप था। तो उस टाइम में मेरे को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना था, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो ये 5 से 6 महीने का गैप था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच का, तो इसमें मैंने जो मैथ्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर की थी सीबीटी 1 में, उसको मैंने अच्छे से फिर से रिवाइज़ किया। डेली बेसिस पे उसके क्वेश्चंस किए, 10, 20, 30 क्वेश्चंस मैं डेली करता रहता था, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को भूलूँ नहीं, उनके जो अप्रोच है वो मेरे दिमाग से नहीं जाए, जो फार्मूलाज हैं वो मेरे को याद रहें। सेम स्ट्रेटजी मैंने रीजनिंग पर भी अपनाई थी। वैसे ही मैंने रीजनिंग को डेली 1 घंटे देता था और उस 1 घंटे में रीजनिंग के 20-30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता था। नेक्स्ट डे में अलग टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग के कर लेता था, ताकि वो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारी जो फार्मूलाज हैं मैथ्स और रीजनिंग में, वो सब मुझे याद रहे और मैं उनको भूलूँ नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके अलावा मैं क्या करता था, डेली बेसिस पर ही मैं जो रिसेंट से मैंने जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक थे वो मैंने पढ़े थे, जनरल साइंस मैंने पढ़ी थी, तो उनको मैं फिर से रिवाइज करता रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सारा हो रहा था। अब मेरा बचा क्या था, करंट अफेयर। वो करंट अफेयर भी मैं पिछले 2 साल के पढ़ चुका था, तो मुझे वही सारे रिवाइज करने थे, क्योंकि सीबीटी 2 में एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको 2 साल या 2.5 साल का जो भी करंट अफेयर आपको पूछ सकते हैं। लेकिन इस बार करंट अफेयर में मेरे को जो बीच का जो 5 या 6 महीने का टाइम मिला था सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बीच में, उसके करंट अफेयर भी पढ़ने थे। तो मैंने वही करंट अफेयर की कॉपी जो मैंने सीबीटी 1 में बनाई थी, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया,
तो उसी कॉपी में मैंने जो 5-6 महीने के करंट अफेयर थे वो भी मैंने मंथली बेसिस पे मैंने नोट डाउन कर लिए उसमें मैंने, ताकि मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। और CBT 2 के टाइम पे अगर मुझे रिवाइज़ करना है तो मैं सिर्फ उस कॉपी से ही रिवाइज़ करूँ, और सारा मेरा करंट अफेयर जो 2.5 ईयर का पहले का था और 6 मंथ का ये हो गया था, तो टोटल 3 साल का मेरा करंट अफेयर रेडी हो गया था। तो मुझे बस वो रिवाइज़ ऑलरेडी 2 साल का मैंने 2 या 2.5 साल का मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, रिवाइज़ किया हुआ था, और बस ये 6 महीने का मुझे अलग से पढ़ना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी 70 से 80% ऑलरेडी प्रिपरेशन CBT 1 के टाइम पे हो चुकी थी। दोस्तों, CBT 1 के टाइम पे पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि आप अगर CBT 1 पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका 70 से 80% सिलेबस CBT 2 का भी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा CBT 2 में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपको CBT 1 में अच्छी प्रिपरेशन का फ़ायदा ये मिलता है कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है और आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो मेरे पास में जितना भी 5 या 6 महीने का टाइम था CBT 1 CBT 2 के बीच में, उसमें मुझे सिर्फ रिवाइज़ करने का ही काम रह गया था। यानी कि मुझे मैथ्स रिवाइज़ करना था, रीजनिंग रिवाइज़ करनी थी, जनरल साइंस रिवाइज़ करनी थी, GK रिवाइज़ करना था, करंट अफेयर जो ऑलरेडी था वो रिवाइज़ करना था, प्लस 5 या 6 महीने का नया करंट अफेयर पढ़ना था। उसके अलावा मुझे कुछ भी काम नहीं बचा था। यानी कि मैं सारी चीज़ें CBT 1 के टाइम पर ही कंप्लीट कर चुका था। नेक्स्ट आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या काम किया। मैंने हर दूसरे दिन एक फुल मॉक टेस्ट देता था, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। वो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का आप मॉक टेस्ट लेके आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अच्छे हैं, या जो भी आपकी नज़र में बेस्ट है आप उसका मॉक टेस्ट लेके आप लिख सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट मेंस वाला लिखना था, यानी CBT 2 वाला, जिसमें 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे। तो इस तरह मैं हर अल्टरनेट डेज पर कंप्लीट करता था। इस तरह मेरे 7 दिन में मेरे तकरीबन 3 या 4 मॉक टेस्ट हो जाते थे, और हर 7वें दिन मैं लूसेंट को कंप्लीट रिवाइज़ करता था कि मेरा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन रेडी रहे एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा मैंने और क्या काम किया मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मुझे नहीं आते थे, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या फिर जनरल अवेयरनेस का हो। तो मैं क्या करता था, एक अलग से कॉपी बना के जितने भी मॉक टेस्ट दिए और उसके जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, तो मैं उन क्वेश्चंस के जो फार्मूलाज होते थे या उनके जो आंसर्स होते थे वो 1 लाइनर फॉर्म में मैं उस कॉपी में लिख लेता था, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे रिवाइज़ करना है तो उस कॉपी से मैं रिवाइज़ कर सकूं। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मुझे नहीं आते थे, तो मुझे इनको रिवाइज़ करना ज़रूरी था। तो इस तरह मैंने एक अलग से कॉपी और बना ली थी, ताकि मुझे रिवाइज़ करने के लिए ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना पड़े। दोस्तों, एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आपको मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट एक ही बार में देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मॉक टेस्ट दिया, 10 क्वेश्चंस किए, फिर पॉज किया, फिर 10 क्वेश्चंस किए, ऐसा नहीं करना है आपको जितना भी आपका मॉक टेस्ट है, 2 घंटे का है या 90 मिनट्स का है, आपको कंप्लीट एक बार में बैठ के ही देना है। क्योंकि अगर आप वो एक बार बैठ के नहीं देंगे तो आपको एग्ज़ाम लाइक कंडीशन घर पे आप वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए अगर आप एग्ज़ाम जैसा एटमॉस्फेयर अपने घर पे बनाएंगे और अगर आप मॉक टेस्ट लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इतना भी पता नहीं चलेगा कि आप अपने घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं या एग्ज़ाम में दे रहे हैं। और जो एक एग्ज़ाम का फोबिया होता है प्लस ऑनलाइन एग्ज़ाम का फोबिया होता है, वो आपके दिल से निकल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी बात क्या है कि जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस आप ज़रूर करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आ गए वो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए वो आपको एनालिसिस करने के बाद आपको उस कॉपी में लिखना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करें तो आपको दिक्कत नहीं आए और आप वो चीज़ों को तुरंत रिवाइज़ कर सकें। अदरवाइज़ आप ढूंढते रह जाओगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था, अब मैंने किस मॉक टेस्ट में दिया, मुझे कहाँ ढूंढना है, तो आप उसको नहीं मिल पाएगा आपको। तो बेटर है कि आप अपना एक अलग से क्लियर कट विजन लेके चलें। जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया आपको कि स्ट्रेटजी आपको क्लियर कट करनी है, तो आपको कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिलेगा। आपको कोई ज़्यादा भागदौड़, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। देखने में एग्ज़ाम टफ है, बहुत बड़ा है, करोड़ों में लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को भूल जाइए। आप अपना स्ट्रेटजी रखिए, अपना विज़न क्लियर रखिए एग्ज़ाम के लिए। आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम आपको कितना पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं।
तो दोस्तों ये ही चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर रखनी है और आप उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप आप अगर स्टडी करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको सारे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इवन आपको जो हैप्पीनेस, जो खुशी फील होगी वो अलग होगी कि मैंने इतने कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता है। आज वो हिस्ट्री उठा के पढ़ रहे हैं, चार पेज पढ़ने के बाद में हिस्ट्री छोड़ देंगे, कल वो ज्योग्राफी उठा के पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो लक्षण अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है प्रॉपर तरीके से। आपका जो एक भी सब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों में आपको नहीं जाना है। मेरी राय यही है कि आप एक सब्जेक्ट उठाइए, क्लियर कीजिए। अब इसमें दूसरा मुद्दा क्या आता है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अपना ग्रुप डी का जॉब कर रहे हैं या कुछ और जॉब कर रहे हैं, वो भी एनटीपीसी देना चाहते हैं। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो फुल टाइम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी घर पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों दोनों के पास टाइम अलग अलग है। जो घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और उस टाइम का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जो जॉब में है उनके पास लिमिटेड टाइम है, वीकेंड्स मिलते हैं, उसके अलावा दिन में 1-2 घंटे 3 घंटे आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो उन सारी बातों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी बड़ा हो गया है और ये मुझे मेरी CBT 2 की स्ट्रेटजी ही आपको बतानी थी। तो लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। जो मैंने CBT 1 में पढ़ा उसको मैंने फिर से रिवाइज किया, प्लस मैंने जो नया करंट अफेयर था वो ऐड किया, मैंने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया। उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट की जो भी एनालिसिस था उसमें जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उनके लिए एक अलग से कॉपी बनाया। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर के नोट्स बना लीजिए या आप ये मॉक टेस्ट में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसके नोट्स बना लीजिए। दोस्तों देखने में ये काफ़ी टफ काम है, लेकिन दोस्तों एक बार आप करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा इसमें। लेकिन करने के बाद में जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो हर बार रिवाइज़ का जो आपका काउंट बढ़ेगा तो आपका टाइम कम होगा। मतलब जो लोग इसको रफली इधर उधर डाल देते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं बाद में ज़रूरत पर, तो उन लोगों को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने अपनी स्पेसिफिक कॉपी बनाई है, करंट अफेयर की स्पेसिफिक कॉपी बनाई है आपने अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं। आप सीधा उठा के उस कॉपी से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है कम टाइम में तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा लिखने में, लेकिन उसके बाद में आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कट रहेगा, आपको इधर उधर डेविएट नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी भी यही स्ट्रेटजी थी जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अच्छी लगे तो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे आई होप आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि मेरे पे इसने वर्कआउट किया है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ये मुझे तो वर्कआउट किया है, ठीक है। तो आपके मैटर में हो सकता है कुछ अलग हो, या हो सकता है आपने अपनी अलग स्ट्रेटजी बना रखी हो। तो देखिए सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी अलग होती है, उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेलवे से जुड़ी और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा प्रॉफिट मिल सके इस वीडियो के थ्रू। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी। और अगर आपको कुछ डाउट है रेलवे से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, या और भी कुछ मेरे से पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।